सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये 18/10/2022 को एक नोटिस निकला था। इस नोटिस में आपको क्लियर बताया गया था कि मॉपअप काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है और कब आपका रिजल्ट आएगा और आपको कब ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आईएएस भवन पटना जाना है, ठीक ना। तो ये चीज़ मैंने आपको जो भी इसका शेड्यूल किया गया था वो शेड्यूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। बट अभी जो है कि आज है, आज 21 तारीख, ठीक ना, 21/10/2022 है, यानी कि आज जो है कि आपका विलिंगनेस फॉर्म सबमिट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विलिंगनेस फॉर्म कितने बजे से आपका फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मॉर्निंग पीरियड ही है, तो अभी नहीं हो रहा होगा। लेकिन देखिए, ये 2 PM के बाद से ये कभी भी विलिंगनेस फॉर्म आपका सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप रेडी रहना, 2 बजे के बाद से जब भी आप चाहोगे तो विलिंगनेस फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। 2 बजे के बाद से मतलब कि आपका विलिंगनेस फॉर्म जो है फिलअप करने का लिंक जो है वो एक्टिव कर दिया जाएगा। 2 बजे के बाद आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, विलिंगनेस फॉर्म। और विलिंगनेस फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी होगा तो आप कर लेना, नहीं अगर जानकारी होगा तो मैं फर्दर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको विलिंगनेस फॉर्म कैसे भरना है मैं बताऊंगा सेपरेटली। क्या वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपको दिक्कत होगी, उन सभी चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट करके बताऊंगा। तो आप वेट कर लेना, अच्छा रहेगा कि आपके लिए विलिंगनेस फॉर्म वीडियो को मेरा देखने के बाद से आप फॉर्म को फिलअप करो, चूँकि कोई भी आपका प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मॉपअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें मॉपअप के रिगार्डिंग अपडेट है, उन सभी के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि जब भी आप मॉपअप कराओगे तो प्रॉब्लम तो आ सकती है ना, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए था कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास क्या सोल्यूशन होना चाहिए था। और आपको मॉपअप के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये जो अभी मैं जानकारी देने वाला हूँ इसको आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मॉपअप में जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके लिए एक अलग से सीट मैट्रिक्स आता है, ठीक ना। क्या आता है, एक अलग से आपके पास सीट मैट्रिक्स आता है, जो कि सीट मैट्रिक्स में आपको सारा चीज़ दिया रहता है कि सीट मैट्रिक्स में कि कितने नंबर ऑफ़ सीट खाली है, कितने नंबर ऑफ़ सीट नहीं खाली है, कहाँ पे किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले वाले आज नोटिफिकेशन में आप पढ़ोगे तो सबसे पहले वाले नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखोगे यहाँ पे कि बिहार राज्य स्तर विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थान के जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उन सभी के लिए नामांकन के लिए 14/8/2022 द्वारा प्रकाशित मेगा सूची के आधार पर संस्थानों को सूचित किया था। मतलब कि जो लोग 14/8/2022 को जो भी नोटिफिकेशन आया था उसी के तहत इसको भी निकाला गया है, जिसमें कि सभी लोगों को ये सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्वितीय वर्ष में नामांकन हेतु काउंसलिंग उपरांत शेष, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शेष रिक्तियों की सीट मैट्रिक्स संबंधित, ठीक ना, विवरणी यथा संस्थान पाठ्यवार कोटिवार सीट मैट्रिक्स परिषद के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको डाउट था कि सीट मैट्रिक्स नहीं दिया है कि काउंसलिंग किसके रिगार्डिंग होना है, ठीक ना, और कितना सीट बचा है, क्या है, नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे यही चीज़ बताया है कि आपका जो भी सीट मैट्रिक्स है जो कि मॉपअप के लिए एलिजिबल है, मॉपअप के लिए जो भी सीट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिएगा। बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक ना। तो अभी अवेलेबल नहीं है तो वो अवेलेबल आज ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात है कि आज ही अवेलेबल हो जाएगा। तो ये भी जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे सीट कितने बचे हुए हैं, किस ब्रांच में कितने सीट बचे हुए हैं, उसके अनुसार आप अपना मॉपअप काउंसलिंग करा सकते हो। पहली बात ये है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हो मॉपअप काउंसलिंग के लिए होगा और जो भी सीट बचा उसी के लिए मॉपअप काउंसलिंग हुआ। तो पहला आपका चीज़ें क्लियर होना चाहिए था कि आपके पास लिमिटेड सीट रहेंगे और जो सीट बचे हैं उसी सीट पे आपका मॉपअप काउंसलिंग होगा, ये आपका क्लियर होना चाहिए था। और सीट मैट्रिक्स क्या है, कैसे, ये जैसे मैं अपलोड किया जाएगा साइट पे तो मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा, ठीक ना। तो ये पहली अपडेट थी। और दूसरी अपडेट क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, दूसरी अपडेट में आपको ये बताया जा रहा है कि जो लोग भी मॉपअप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं उनको सबसे पहले क्या करना है कि वेबसाइट के होम पेज पे चले जाना है, वहाँ से आप अपने को रैंक का डाउनलोड कर लेना है, ठीक ना। अब कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि जिनका पहले से रिजल्ट नहीं पब्लिश हुआ है, मतलब जिनको कॉलेज पहले से अलॉट नहीं हुआ था या पहले से अलॉट हुआ था जिन लोगों को, तो क्या सभी लोग काउंसलिंग करा सकते हैं क्या मॉपअप वाला? तो जी हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जिनका रिजल्ट हुआ था, ठीक ना, जिनका रैंक कार्ड डाउनलोड हुआ था वही लोग जो है कि मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं, ठीक ना। जिनका रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ था वो लोग एलिजिबल नहीं है। चाहे अब जिनका रैंक डाउनलोड हुआ था तो चाहे उनको कॉलेज मिला हो चाहे नहीं मिला हो, मैटर नहीं करता है। लेकिन जिनका भी रैंक कार्ड डाउनलोड हुआ था उनको ही यहाँ पे मॉपअप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जिनका भाई रिजल्ट ही नहीं हुआ था उनको कैसे मॉपअप में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा? वो बिल्कुल सुविधा नहीं है। जिनका रैंक कार्ड डाउनलोड हुआ था
उन्हीं को मॉपअप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और जिनका रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ था उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, मतलब कि वो क्वालिफाई ही नहीं थे एग्जाम, तो उनको कैसे मॉपअप कराया जाएगा, नहीं कराया जा सकता ना। जो लोग क्वालिफाई थे, जिनका कॉलेज भले मिला नहीं मिला, कुछ लोगों को कॉलेज मिला भी था, कुछ लोगों को नहीं भी मिला था, वो मैटर नहीं करता, बट आपका रैंक कार्ड जो है ना वो डाउनलोड हुआ है, इसका मतलब कि आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। कॉलेज नहीं मिला ये अलग बात है, तो उन लोगों के लिए ही यहाँ पे मॉपअप होने वाला रहेगा, वहीं लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इतना चीज़ में इस वाला में बताया गया है, ठीक ना। अब इसके बाद जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना, और उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, तो इसको आपको सेव रखना चाहिए या आपको पता होना चाहिए था, फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। उसके बाद से देखिए ये जो आपका जो विलिंगनेस फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि आपको विलिंगनेस फॉर्म भरने वक्त क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखनी है और किन किन लोगों का क्या बातें होने वाली रहेगा। तो देखिए विलिंगनेस फॉर्म जो है वो आज से 21 तारीख है ना, तो 21 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और सभी लोगों को फॉर्म को भरना चाहिए था, ठीक ना। जो लोग भी मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे विलिंगनेस फॉर्म को सबमिट करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो लोग विलिंगनेस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट करेंगे उन्हीं लोगों को मॉपअप काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक ना। ऑफलाइन काउंसलिंग जब भी होगा तो मॉपअप के लिए उन्हीं लोगों का डेट मेंशन रहेगा कि आपको किस डेट को आना है, ठीक ना। जो लोग विलिंगनेस फॉर्म को भरने से वंचित रह जाएंगे, मतलब वो नहीं भरेंगे, उन लोगों के लिए यहाँ पर मॉपअप के लिए भी कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि मेरे को मॉपअप कराना है वो लोग भी विलिंगनेस फॉर्म भरें। जिनको लगता है कि मेरे को मॉपअप नहीं कराना है, मैं जहाँ कॉलेज मिला है मेरे को वहाँ पे मेरे को सेव हूँ, मैं यहीं पे मेरे को रहना है, तो आप मॉपअप के लिए कोई मतलब फॉर्म वगैरह नहीं भरोगे तो आपके लिए ठीक है। लेकिन आप फॉर्म भर दोगे तो मॉपअप के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक ना। अगर आप चाहते हो कि मॉपअप कराना है मुझे तो आप फॉर्म भरना है, अगर चाहते हो कि मुझे नहीं कराना मॉपअप तो आप फॉर्म ही मत भरो, सिंपल बात है। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि मैंने मॉपअप के लिए फॉर्म को भर दिया है, अब मैं काउंसलिंग में नहीं जाऊँगा तो क्या मेरा वापस वाला सीट रहेगा? तो हाँ बिल्कुल रहेगा। जब आप मॉपअप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो तो वहाँ से सीट वैकेंट ही नहीं हो रहा है, तो आप तो यहाँ पे एलिजिबल हो ही, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपको पार्टिसिपेट करना है तभी विलिंगनेस फॉर्म भरें, जब आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करना है तो विलिंगनेस फॉर्म को भी ना भरें, ठीक ना। तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी ये जो शेड्यूल है वो तो शेड्यूल मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये शेड्यूल आप लोग यहाँ पे देख लो। आज 21 है, 21 से 31 तक जो है कि आपका विलिंगनेस फॉर्म रहेगा और 4 तारीख को जो आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद से फिर से एक रिजल्ट आएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि किस डेट में काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन पटना बुलाया जा रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ है। और इसके बाद से कुछ और भी बातें जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं। आप देखिए विलिंगनेस फॉर्म जो है वो भर लेना आपको सभी लोगों को, तो इसमें यही बताया गया है कि विलिंगनेस फॉर्म सबको भर लेना जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब देखिए विलिंगनेस फॉर्म जब भी आप भरोगे तो उसमें आपको मॉपअप के लिए एलिजिबल माना जाएगा, और अगर नहीं भरोगे तो मतलब आपको मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अब विलिंगनेस फॉर्म भर लोगे तो भरने के बाद से आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में कहाँ जाना रहेगा, तो इसका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। काउंसलिंग के लिए IES भवन जाना है, संघ भवन जो कि है उसके पास में, और ये हवाई अड्डा के पास में जो कि पटना 14 में अवेलेबल है ये, ठीक ना। तो पटना 14 में आपको उपस्थित होना होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको बता दिया गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप मॉपअप के लिए करना चाहोगे तो मॉपअप के लिए आपको विलिंगनेस फॉर्म भरना होगा, और विलिंगनेस फॉर्म भरने के बाद से जब भी आपका मॉपअप का डेट आएगा तो उस डेट पे आपको जाना है। तो वहाँ पे जाने के साथ साथ आपको सारा डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लगेंगी तो ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ, बट उसके पहले आपको जान लेना चाहिए था कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या कैसे कैसे लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2 यहाँ पे स्वयं स्थापित छायाप्रति लिखा हुआ है, ठीक ना। यानी कि दो जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट का 2 आपको फोटोकॉपी लेके जाना है। 2 आपको फोटोकॉपी यानी कि लेके जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर में, ठीक ना। और साथ ही साथ उसके साथ देखिए साक्षात्कार के लिए आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक ना। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो। अगर इनकेस कुछ लोग ऐसा भी होंगे जिनको पहले से एडमिशन हो गया होगा किसी न किसी कॉलेज में, ठीक ना, तो उन लोगों के लिए क्या करने वाला रहेंगे, तो उन लोगों के लिए भी आगे बताया गया, मैं बताऊँगा। बट डॉक्यूमेंट अभी जिनके पास अभी अवेलेबल है, जिनका कोई पिछले बार काउंसलिंग नहीं हुआ था, फर्स्ट में सेकंड में काउंसलिंग होने के बाद से उनको मतलब सीट नहीं मिला था, तो उन लोगों के पास तो सारा डॉक्यूमेंट होगा ना, तो वो लोग सारा डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैट्रिक का रहेगा, ठीक ना। उसके बाद से मूल प्रमाण पत्र रहेगा, ठीक ना, मूल अंक प्रमाण पत्र रहेगा। उसके बाद से आपका प्रोविजनल हो गया, ठीक ना। और उसके बाद से आपका इंटरमीडिएट का जो भी होगा वो होगा, ठीक ना। उसके बाद से आपका सेमेस्टर का जो भी 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट होगा वो सभी मार्कशीट होगा, एडमिट कार्ड होगा, ठीक ना। ये सभी चीज़ों को आपको लेके जाना है। उसके बाद से देख सकते हो कि AICTE द्वारा जो आपका ये एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा,
वो भी एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद से आपका जाति हो गया, आवास हो गया, ठीक है ना, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, ठीक ना। इसके साथ साथ ये सारा चीज़ लेके जाना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो भी पार्ट ए पार्ट बी होते हैं वो पार्ट ए पार्ट बी भी लेके जाना है आपको, ठीक ना। उसके बाद से आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है, ठीक ना। उसके बाद से जो ऑनलाइन आपने फॉर्म को सबमिट किया था, ठीक ना, उसका भी एप्लीकेशन का पार्ट ए पार्ट बी आपको हार्ड कॉपी निकलवा के लेके जाना है। उसके बाद से रैंक कार्ड जो आपने अभी डाउनलोड करने के लिए मैंने बताया, रैंक कार्ड जो आप डाउनलोड करेंगे उस रैंक कार्ड को लेके जाना है, ठीक ना। उसके बाद से जांच पर्ची, वेरिफिकेशन स्लिप 2 कॉपी आपको लेके जाना है डाउनलोड करने के लिए, करके आपको लेके जाना है। डाउनलोड करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, ठीक ना। वो साइट पे अवेलेबल रहता है, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक ना। और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, ठीक ना, तो मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप जाओगे तो एक बायोमेट्रिक फॉर्म आता है, उस बायोमेट्रिक फॉर्म को भी लेके जाना है, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट हो गया जिन लोगों के लिए, जो लोग पहले से काउंसलिंग नहीं कराए थे, जिनको पहले से कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, वो लोग ऐसा लेके जाएंगे। लेकिन जिनको पहले से कॉलेज अलॉट है, जिनका सारा डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा हो, उन लोगों के लिए क्या करना है, तो देखिए उन लोगों के लिए यहाँ पे बताया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी संस्थान में नामांकित ले चुके हैं, नामांकन ले चुके हैं, उन लोगों के लिए बताया जाए कि उन लोगों को जमा कर, जब वो कर दिए होंगे सारा चीज़, तो उनको एक फाइनल रिसिप्ट मिला होगा जो कॉलेज में एडमिशन के लिए मिलता है, कॉलेज का खुद रसीद मिलता है। उस मूल रसीद को आपको वापस लेके जाना है, ठीक ना, जिसको वेरिफिकेशन स्लिप भी बोलते हैं हम लोग, वो लेके जाना है। या अथवा में लिखा है, या वो नहीं होगा तो संस्थान के द्वारा एक जो भी प्रिंसिपल होते हैं उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, ठीक ना। उस प्रमाण पत्र को बोनाफाइड हम लोग बोलेंगे, ठीक ना, जिसको हम लोग बोनाफाइड बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो बोनाफाइड लिखा है। तो बोनाफाइड आपको कॉलेज से बनवाना है कि मेरे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, आप एक मेरे को बोनाफाइड बना के दे दो, तो कॉलेज खुद आपको बोनाफाइड एक बना कर देगा, ठीक ना। और ये आपको लेके जाना है, तो वो मान जाएंगे कि आपका एडमिशन पहले से है, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ वेरिफिकेशन वगैरह सब चीज़ हो गया है, आप किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, अब आपको बस सीट अलॉटमेंट करना है जैसे आपको मिलता है। तो ये चीज़ें आपको लेके जाना। तो जिन लोगों का पहले से कॉलेज में एडमिशन हो चुका है वो या तो वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाएंगे, नहीं तो बोनाफाइड अपना कॉलेज से बनवा लेंगे, रिस्पेक्टिव कॉलेज से, ठीक ना। इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें लेके जानी है, जैसे कि आपका जो भी अलॉटमेंट लेटर है वो लेके जानी है, पार्ट ए लेके जानी है, क्योंकि पार्ट ए पार्ट भी वापस आपको लगेगा ना, तो पार्ट ए पार्ट भी लेके जानी है, बायोमेट्रिक लेके जानी है, कुछ डॉक्यूमेंट है वो लेके जानी है आपको। बस डॉक्यूमेंट जो आपका जमा है उसके लिए आपको बोनाफाइड बनेगा, उसके लिए एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, ये लेके जाना है आपको। बाकी जो आपके पास पार्ट ए पार्ट बी हुआ, रैंक कार्ड हुआ, कैटेगरी हुआ, ये सब तो आपके पास होगा ही ना, ये सब लेके जाना है आपको, ठीक ना। तो ये हो गया जिन लोगों का कॉलेज में पहले से एडमिशन था उन लोगों के लिए, ठीक ना। अब पूरा प्रोसेस क्या है एक्चुअली में जब आप करोगे तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब देखिए कुछ लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, इस बात को गौर करना। ये वीडियो जो लोग भी लास्ट तक यहाँ तक देखने आ गए हैं उन लोगों के लिए खास मैसेज मैं देना चाहूँगा कि देखिए ये जो पॉइंट लिखा ना 8 नंबर का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला पॉइंट है। देखिए कुछ लोगों का हुआ क्या था कि फर्स्ट टर्न काउंसलिंग हुआ, सेकेंड टर्न काउंसलिंग हुआ, उसमें ना कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कास्ट को लेकर के कुछ लोगों का प्रॉब्लम हुआ, ठीक ना। किसी को मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ इशू हुआ तो उसकी वजह से उनका एग्ज़ाम मतलब कि जो एडमिशन था वो नहीं लिया गया, एडमिशन वो कैंसिल कर दिया गया था। तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे बताया गया कि जिनका भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था, सॉरी एडमिशन कैंसिल किया गया था, उनको ऑन रिजर्व के लिए भेजा गया था, मतलब कि यूआर के लिए उनको एलिजिबल किया गया था। तो वो लोगों के लिए बताया जा रहा है कि वो लोग यूआर से यहाँ पर फाइट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो लोग भी अगर चाहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी का बीसी कैटेगरी था, ठीक ना, और वो गलती से ईबीसी चूज कर लिया था, ईबीसी चूज कर लिया था, तो जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो बीसी की जगह पे तो ईबीसी था ना, तो वो ईबीसी से तो अलॉट कर नहीं सकते थे, तो इसके वजह से डिफेक्ट डाल करके उन्होंने मतलब एडमिशन लेने से कैंसिल कर दिया था। तो उनको तो लेना चाहिए था एक्चुअल में बीसी से। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे सुविधा ये बताया गया कि अब वो लोग चाहेंगे तो बीसी से अलॉट करा सकते हैं, अगर ध्यान देना, अगर वो क्या होगा कि अगर जो भी ईवार से उनका रैंक जो मिला है, अभी ईवार से जो रैंक है वो रैंक अगर इसके पहले आता है, तो अगर इसके पहले जैसे देखिए ये ईवार रैंक है, इसके पहले अगर बीसी कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, किसी को अलॉट हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आप बीसी से ले सकते हो। बट आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो ईवार है तो ईवार ही रहेगा, आपको अगर मिलना है तो ईवार से मिल जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इस नोटिस को आप अच्छा से पढ़ना, इस वाले हेडलाइन को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं पूरा पढ़ूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, मैंने पढ़ा है, आपको समझा देता हूँ मैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे जंप ओवर का भी एक आपको नियम बताया गया है।
जंप ओवर में ये है कि जैसे कि मान लीजिए किसी का रैंक आपसे अच्छा रैंक है, किसी का थोड़ा ज़्यादा रैंक है, ठीक ना। तो पहली बात ये है कि आपको अच्छे रैंक वालों को पहले मिलेगा, ज़्यादा वाले रैंक को बाद में मिलेगा। लेकिन आप पहले वाला रैंक को आप ले ही नहीं रहे हो, ये आपको लेना ही नहीं है, तो ये पीछे वाला आकर के आपके सीट पे ले सकता है, जंप कर सकता है, ये बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए था कि आपको जब भी बुलाया जाएगा मॉप अप काउंसलिंग के लिए तो उस दिन आपको जाना पड़ेगा। साथ ही साथ बताया गया कि जैसे देखिए अब यहाँ पे ये बताया गया कि कोई किसी का अलॉटमेंट जो है कि बीसी में हुआ है, ठीक ना। बीसी मान लीजिए 410 रैंक आया है किसी का, ठीक ना। अब किसी का ईवार में आया है मान लीजिए कि 3000 करके आया, ठीक ना। 3000 आया है तो पहले ही वो बीसी से उसको बुलाया जा रहा है, ठीक ना। बीसी से बुलाया जा रहा है, फिर बाद में उसको ईवार से बुलाया जा रहा है। तो वहाँ पे बताया गया कि आप पहले बीसी से आ जाओ, बीसी से आपको कॉलेज मिलेगा तो बीसी से अलॉट होगा तो आपको अलॉट कर दीजिएगा। अगर आपको बीसी से नहीं मिलता है इनकेस, तो फिर आपको ईवार से जब भी डेट मेंशन किया गया बुलाने का, उस टाइम पे आपको ईवार से भी आकर लेना है। तो दो दो हो सकता है, किसी किसी का दो दो मतलब कि डेट दे दिया जाए, जब भी रिजल्ट निकलेगा तो दो दो डेट आपको मेंशन करके दे दे कि 2 डेट को आपको आना है। तो पहले देगा तो आपको कटेई से देगा, फिर आपको ईवार से देगा, तो वो दो दो डेट देगा तो दोनों डेट पे आपको जाना है। जिस डेट में आपको मिल सकता है कॉलेज मिल जाएगा, तो किसी एक डेट को भी मिल जाएगा तो आपका काम बन जाता है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक ना। तो बस इतना ही बातें लिखी हुई थी। और खास करके आप ध्यान रखना, जब भी विलिंगनेस फॉर्म भरो तो कोई गलती ना हो। तो मैं जब भी विलिंगनेस फॉर्म सबमिट होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे सबमिट करना है। बाकी अभी के लिए ये अपडेट था जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए था जब भी आप मॉप अप काउंसलिंग मेरा कराओ तो मैंने बता दिए। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।